मंत्री के एक बयान ने पूरी दुनिया को सुन्न कर दिया है। दरअसल तुर्की के रक्षा मंत्री को इजराइल से हमले का डर सता रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है कि नेतन्याहू ने तुर्की पर अटैक की तैयारी भी शुरू कर दी है। दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल से अपने सभी संबंधों को खत्म करने का ऐलान किया है। तो क्या इजराइल के लिए वॉर का 8वां फ्रंट खुलने वाला है? दुश्मन पर इजरायल का पहला धमाका। दुश्मन पर इजरायल का दूसरा धमाका। दुश्मन पर इजरायल का तीसरा धमाका। दुश्मन पर इजरायल का चौथा धमाका। दुश्मन पर इजरायल का 5वां धमाका। इजरायल के इन धमाकों ने गाजा को खंडहर बना दिया है। इजरायल के इन धमाकों से लेबनान त्राहिमाम कर रहा है। इजरायल के इन धमाकों से हिजबुल्लाह सीज फायर चिल्लाने लगा है। इजरायल के बारूद ने ईरान को नहीं बख्शा और अब इजरायल का अगला निशाना तुर्की बनेगा। दुनिया में यह चर्चा गर्म है। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष इजरायल और तुर्की की बात कर रहे हैं क्योंकि तुर्की को इजरायल से डर लगने लगा है। तुर्की इजरायल के बम बारूद से दहशत में आ चुका है और इसका नतीजा यह है कि तुर्की ने इजरायल से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अब तुर्की के रक्षा मंत्री को सपने में भी इजरायल के फाइटर जेट दिखने लगे हैं। तुर्की के रक्षा मंत्री यहां तक कह चुके हैं कि तुर्की पर कभी भी इजरायल अटैक कर सकता है और अगर इजरायल ने ऐसा किया तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। सवाल है कि आखिर अचानक तुर्की को इजरायल से डर क्यों लगने लगा है। अभी कल तक तुर्की एक तरफ गाजा में इजरायल के हमलों को लेकर उसका विरोध कर रहा था और दूसरी तरफ इजरायल को तेल की सप्लाई कर रहा था। तब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजरायल से तुर्की ने अपनी राहें जुदा करने में ही भलाई समझी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने सऊदी अरब और अजरबैजान के दौरे के दौरान इजरायल से संबंध खत्म करने का ऐलान किया। एर्दोआन ने कहा कि मेरे नेतृत्व में तुर्की गणराज्य की सरकार इजरायल के साथ किसी भी तरह का संबंध जारी नहीं रखेगी और हम अपने इस रुख पर आगे भी कायम रहेंगे। तुर्की और इजरायल के संबंध मुश्किलों से भरे रहे हैं, लेकिन तुर्की दुनिया का पहला मुस्लिम देश था जिसने इजरायल को मान्यता दी थी। सवाल फिर वही, तो फिर अचानक क्यों तुर्की ने इजरायल से अपने संबंध खत्म कर लिए? एर्दोआन के दिमाग में क्या चल रहा है, उसे समझने के लिए आपको रियाद से आई ये तस्वीरें देखनी होंगी। रियाद में आयोजित इस सम्मेलन का नाम अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन था। रियाद में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गाजा और लेबनान में चल रहे इजरायली हमले पर ही चर्चा हुई और इस शिखर सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। सुनिए सम्मेलन के बाद इजरायल को लेकर क्या बयान दिया गया। दुअल अल-आलम लिमुराजअत अलाक़ातिहा मअ दौलत अल-इह्तिलाल व अदम तत्बीक़ अलाक़ातिहा मअहा अमाम अदम इल्तिज़ामिहा बिल क़ानून अद-दौली وارتكاب الإبادة الجماعية
واستهداف وكالة الأونروا في فلسطين. अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इजरायल के हमलों को नरसंहार करार दिया। جدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले और उसके बाद गाजा में इजरायली हमले के बाद भी उनका बयान बहुत सधा हुआ था। एर्दोआन जब बहुत सधी जुबान में बोल रहे थे तो कहा जा रहा था कि वो तुर्की की आर्थिक हालत को संभालने के लिए ऐसा रुख अपना रहे थे और एर्दोआन चाहते थे कि पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका अदा करें। वॉशिंगटन डीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोआन चाहते थे कि इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए वो हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएं और तुर्की के हितों की रक्षा करें। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता था कि गाजा में इजरायल का हमला किस हद का है। इजरायल गाजा में जिस तरह से हमलावर है उससे उनकी रणनीति बदल गई। एर्दोआन के इस फैसले के पीछे उनके देश के भीतर की जनभावना है और एर्दोआन ने उसके साथ जाना चुना। गाजा में इजरायल की जंग से तुर्की के संबंध भविष्य में और खराब होंगे। पूरी दुनिया को मालूम है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए एर्दोआन अपने इलाके के देशों से रिश्ते गहरे रखना चाहते थे। उनके इस प्लान में इजरायल भी शामिल था। सितंबर में ही एर्दोआन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी और उन्हें अंकारा आने तक का न्योता दिया था। एर्दोआन चाहते थे कि वो इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थ बने, ना कि इजरायल को नाराज करें। एर्दोआन ने ऐसी ही कोशिश यूक्रेन और रूस के बीच ग्रेन कॉरिडोर डिप्लोमेसी के रूप में की थी और उन्हें कामयाबी भी मिली थी। लेकिन अचानक से एर्दोआन के बोल बदलने लगे। İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Bir yandan acil ateşkes sağlanmasına odaklanırken, diğer yandan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yolları bulmamız şarttır. और अब 11 नवंबर को अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन को अभी 4 दिन भी नहीं बीते, तुर्की ने इजरायल से संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, तुर्की के रक्षा मंत्री ने इजरायल से हमले का डर भी दुनिया के सामने रख दिया। तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर ने कहा कि पिछले विश्व युद्धों की शुरुआत मामूली घटनाओं से ही हुई थी। संघर्ष अचानक भी भड़क सकता है और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। नेतन्याहू और एर्दोआन के बीच तनातनी तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन वो हमले की बात तक नहीं पहुंची थी। अपने संबंधों को रफू करने के लिए नेतन्याहू और एर्दोआन ने पिछले साल एक मीटिंग भी की थी, लेकिन अफसोस वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि एर्दोआन को अपनी जनता की जनभावना को सुनना पड़ा और ऐसा फैसला लेना पड़ा और अब बात आर पार की जंग तक पहुंच गई है। वैसे आपको एक बात यहाँ पे जरूर जान लेनी चाहिए कि तुर्की नाटो का मेंबर देश है और नाटो के देश पर हमला करने का मतलब क्या होता है ये पूरी दुनिया को मालूम है।